दूर एक जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। कालू कौवा बहुत आलसी था। वो हर समय सोया रहता और कोई काम नहीं करता था। उसकी पत्नी रानी कौवी अपने पति की इन हरकतों से बहुत परेशान थी। उठो कालू, जल्दी उठ जाओ, मेरे लिए दाना लेकर आओ। पता नहीं किस निकम्मे कौवे से मेरे भाई ने मेरी शादी करवा दी है। शादी से पहले मेरा भाई मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था, सब कुछ ला कर देता था। लेकिन अब तो तुमने मुझे हर चीज के लिए तरसा दिया है। अच्छा, मेरा घर भी शादी से पहले राशन से भरा होता था। वो तो तुम जब से इस घर में आई हो सारा राशन ही खत्म हो गया है। वो तो तुम्हारी माँ थी जो हर समय अपने खेत में काम करती थी। तुम तो तब भी ऐसे के ऐसे ही थे, निकम्मे और आलसी। कैसे मेरे भाई को अपनी बातों में फंसाया और मेरी शादी यहाँ हो गई। मैं बता रही हूँ, आज अगर दाना ना लेकर आए तो मैं तो अपने भाई के घर चली जाऊंगी। अरे जाना है तो जाओ, हर वक्त मुझे अपने भाई की धमकी देती रहती हो। इस घर में तुम मुझे आराम से सोने भी नहीं देती हो। कालू कौवा घर से निकल जाता है और उसी जंगल में एक नया कौवों का परिवार आता है, पप्पू कौवा और उसकी बहन सोनी कौवी। वो दोनों अपना सामान रखते हैं। पप्पू कौवा प्रिंट करने वाले पंछी के पास जाता है और उससे पोस्टर बनवाता है। पप्पू कौवा वो पोस्टर पेड़ पेड़ पर लगा देता है और अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। पप्पू भाई, क्या काम हो गया? हाँ मेरी बहन, काम तो हो गया। आप बस इंतजार करो, कोई ना कोई जरूर आएगा। जंगल के पंछी पप्पू कौवे के लगाए हुए पोस्टर को पढ़ते हैं। लाली, ये क्या लिखा है पोस्टर पर? लिखा है कि जो पप्पू कौवे की बहन सोनी कौवे से शादी करेगा उसे उसका भाई बहुत सारा दहेज और जमीन देगा। पप्पू को जल्द ही मर जाना है, इसीलिए वो चाहता है कि उसके जीवन में उसकी बहन की शादी हो जाए और पप्पू कौवे का सारा कुछ उसकी बहन के पास जाएगा। हमारे जंगल में तो एक ही कौवे का जोड़ा है, कालू और रानी, और तो कोई कौवा नहीं है। फिर कौन शादी करेगा? हाँ, ठीक कहा तोते, ठीक कहा। उस कौवे ने पोस्टर लगाकर अपना समय ही जाया किया है। कालू कौवा भी पोस्टर पढ़ लेता है। कालू कौवा तो वो पोस्टर पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। अब नहीं रहेगी हमारे घर में गरीबी। मैं करूंगा शादी उस सोनी कौवे से और बन जाऊंगा सारी जमीनों का हकदार। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है। मुझे लगा था कि शायद तुम दाना लेने गए होंगे, लेकिन फिर खाली हाथ आ गए। अरे दाने को छोड़ो रानी, हमारे हाथ खजाना लग गया है, खजाना। है? वो कैसे? अरे गौरी, हमारे जंगल में एक कौवा और उसकी बहन आई है। उसके पास बहुत सा पैसा है। पागल कालू, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? वो कौन सा अपना पैसा हमें देने जा रहे हैं? अरे रानी, पूरी बात तो सुनो। उसने पोस्टर लगाया है कि जो उसकी बहन से शादी करेगा वो सारा पैसा उसे दे देगा। कालू के बच्चे, अगर इस घर में तुम किसी और को लेकर आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे गौरी, जरा सोचो, हमारा पूरा घर सामान से भर जाएगा। हमारे पास इतना पैसा होगा, इतनी जमीनें होंगी, तुम जो चाहोगी वो ही नई साड़ी लाकर तुम्हें दूंगा। और तो और मैं तुम्हें ढेर सारे गहने भी बनवा कर दूंगा। लेकिन कालू जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि इस घर में मेरे अलावा कोई और भी रहे? रानी, उस कौवी से शादी तो मैं बस अपनी चीजें नाम करवाने के लिए करूंगा। एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए फिर मैं उसे छोड़ दूंगा और हम दोनों मौज मनाएंगे, सारा जीवन बैठकर खाएंगे। सच कालू पति जी, फिर तो ठीक है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ उस कौवे का पंख मांगने। फिर दोनों पति पत्नी पप्पू कौवे के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पप्पू कौवा दरवाजा खोलता है और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। भाई जी, मैंने आपका पोस्टर पढ़ा है। मुझे आपकी जमीनों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस आपकी बहन का पंख दे दो। नहीं नहीं, सारा कुछ मैंने अपने पास रखकर क्या करना है। मेरा तो जीवन वैसे ही थोड़ा सा रह गया है। मैं तो बस अपने जीते जी अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। भाई जी, मेरे पति तो इतने अच्छे हैं
कि मैं जो भी सोचूं वो चोंच से बोलने से पहले ही मुझे लाकर देते हैं। घर में इतना सामान है कि मुझ अकेले से तो कुछ संभाला भी नहीं जाता। कभी सोने का हार लाकर देते हैं तो कभी हीरो का। आपकी बहन भी मेरी तरह बहुत खुश रहेगी। पप्पू भाई, वो जो जमीनें हैं जो आपको देनी है वो शादी से पहले मिलेंगी या बाद में? एक बार शादी तो हो जाए, उसकी भी तो इतनी तैयारी करनी है। जमीनों का काम हम बाद में करेंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा और रानी कौवी तो ये बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर शादी की तारीख और दिन के बारे में बात करते हैं। लाली बहन, तुमने सुना है क्या? वो कालू कौवा उस सोनी कौवे से शादी कर रहा है। हाँ मिट्टू भैया, और हैरानी की बात तो ये है कि रानी खुद कालू कौवे के साथ सोने का पंख मांगने गई है। दोनों के दोनों लालची हैं, शादी तो बहाना है। दोनों को बस जमीनें अपने नाम करवानी है। शादी का दिन आ जाता है। सोनी ने लाल कलर का लहंगा पहना हुआ था। कालू, रानी, सोनी और पप्पू सब जमा थे और सोनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। पप्पू अपनी बहन से गले मिलता है और कालू और रानी सोनी को अपने घर ले जाती है और रात गुजर जाती है। अगले दिन कालू कौवा सोनी कौवे से पूछता है, पत्नी जी, आपका भाई कब तक अपनी जमीनें मेरे नाम करेगा और उसका दहेज कब तक आएगा? सोनी जोर जोर से हंसने लग जाती है। कौन सी जमीनें और कौन सा दहेज, कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। सोनी, मजाक क्यों कर रही हो? और जल्दी बताओ, दहेज कब तक आएगा? इंतजार ही करते रहो, कुछ भी नहीं आएगा। हमने तो बस छोटा सा फ्रॉड किया है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? कालूपति जी, हम तो बहुत गरीब हैं। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जिस जंगल में हम रहते थे वहाँ तो सबको हमारे बारे में पता था, इसीलिए मेरे भाई मुझे यहाँ ले आए। वो तो पोस्टर हमने इसीलिए लगाया था कि कोई लालच में आकर मुझसे शादी जरूर करेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम दोनों ने हमारे साथ धोखा किया है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। निकाल दूंगा, मैं तुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल दूंगा। अगर मुझे पंख भी लगाया तो मैं जंगल के चील राजा के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब बताऊंगी कि तुम दोनों मुझे बहुत मारते हो और तुम दोनों मुझ पर बहुत जुर्म करते हो। फिर तो पति जी और रानी जी, तुम दोनों को पता ही है कि चील राजा तुम्हारे साथ क्या करेंगे। छोड़ेंगे नहीं वो तुम दोनों को। कालू जी, ये क्या हुआ? ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई है। हाँ रानी जी, हम तो दूसरों के साथ फ्रॉड करते थे, आज हमारे साथ ही हो गया। इस तरह दोनों पति पत्नी कालू और रानी कौवी को उनके लालच की सजा मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का कहर था। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। लाली चिड़िया का छोटा सा घोंसला अब जोरों से हिलने लगा था। उसका पति रामू चिड़ा तेज बुखार में कांप रहा था और उड़ने की शक्ति खो चुका था। उनकी नन्ही बेटी पिंकी भूख से बेहाल थी। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ना, घोंसले की छत से पानी गिर रहा है। पापा, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिंकी बेटी, बहादुर बनो। मैं अभी छत पर थोड़ी सूखी घास लगाती हूँ। तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। लाली, तुम पिंकी को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये घर कभी भी गिर सकता है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऐसा मत बोलिए। आपके बिना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। अचानक से बिजली कड़की, बारिश और तेज हवा चलने लगी। लाली चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रामू के लिए एक बड़ी सी टोकरी बनाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर आसमान में धीरे धीरे उड़ने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे रास्ते में बबली और उसका पति कबूतर मिलता है। अरे लाली बहन, तुम इस तूफान में बीमार रामू भाई और बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? जल्दी आओ, हमारे साथ चलो। लाली बहन, फिक्र मत करो, मैं रामू भाई को सहारा देता हूँ। बबली, तुम पिंकी को संभालो,
पास की पहाड़ी पर इंसानों का छोड़ा हुआ एक टेंट है, वो बहुत मजबूत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कबूतर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रामू को उठाकर सीधा उस टेंट में लेकर आने लगा। बबली बहुत ही दयालु थी, वो लगातार पिंकी को हौसला दे रही थी और वो सब मिलकर उस टेंट में पहुंच जाते हैं। टेंट के अंदर सूखा था और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जल्दी से कुछ सूखी रुई और पत्ते ढूंढिए, रामू भाई का शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। तुम फिक्र मत करो बबली, मैं अभी पास की गुफा से सूखा अनाज और दबा के पत्ते लेकर आता हूँ। बबली और कबूतर ने दिन रात एक कर दिया था। बबली रामू का इलाज कर रही थी, जबकि उसका पति कबूतर बारिश में भीग कर भी सबके लिए दाना पानी जुटा रहा था। लेकिन तभी वहाँ गौरी कौवी और उसका पति कालू कौवा आ पहुँचते हैं। बबली, तुमने इस टेंट को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इन बीमारों को बाहर निकालो, वरना हम सबको बीमारी लग जाएगी। हाँ बबली, गौरी को भी सही कह रही है, लेकिन अगर लाली कल हमारे लिए दूर वाले जंगल से फल ला कर देगी तो शायद हम इन्हें एक कोने में रहने दें। शर्म करो तुम दोनों, मुसीबत में हम सब एक हैं। मेरा पति कबूतर इतना नेक है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर खाना ला रहा है और तुम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हो। रात को अचानक से बाढ़ आ जाती है। पानी का स्तर टेंट के दरवाजे तक पहुँच गया। लहरें इतनी तेज थीं, अचानक रामू चिड़ा उस तेज धारा में बह गया। अंधेरे और तूफान में रामू चिड़ा कहीं ओझल हो गया। पापा बचाओ, बचाओ, कोई मेरे पापा को बचाओ। रामू जी, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ। लाली और पिंकी का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन बीत गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टेंट के अंदर उदासी छाई हुई थी। मम्मा, क्या पापा अब कभी नहीं लौटेंगे? बेटा, उम्मीद मत हारना, ईश्वर दयालु है। फिर उसके अगले दिन बारिश रुक चुकी थी। उसी जंगल में रहने वाला तोता टेंट के पास आ जाता है और लाली चिड़िया से कहता है, सुनो सब, चमत्कार हो गया, चमत्कार। नीचे की घाटी में एक पंछी झाड़ियों में फंसा हुआ था, वो बच गया है और यहाँ की तरफ आ रहा है। क्या क्या वो रामू है? बोलो तोता भैया, क्या वो रामू है? आओ लाली बहन, सब लोग बाहर आओ, बाहर आकर देखो। सब टेंट के बाहर देखने लगे। सामने से रामू चिड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा था। उसके पीछे पीछे बबली का पति कबूतर उसे सहारा देकर ला रहा था। लाली, पिंकी, मैं आ गया बेटा। पापा, पापा, आप कहाँ गए थे? मुझे पता था आप जरूर आओगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, पर पिंकी के पापा आप बचे कैसे? उस लहर ने मुझे फेंक दिया था, लेकिन बबली और कबूतर भाई की दी हुई ताकत ने मुझे हारने नहीं दिया। मैं एक पेड़ की डाली को पकड़कर टिका रहा। ये देखकर गौरी और कालू की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी स्वार्थी बातों पर पछतावा होता है। लाली, बबली, हमें माफ कर दो। हमने इंसानियत छोड़ दी थी, पर आप सबने हमारा दिल जीत लिया। अब हम सब मिलकर इस टेंट को अपना पक्का घर बनाएंगे और अब कोई अकेला नहीं होगा। सूरज की सुनहरी किरणें टेंट पर पड़ी। बबली, कबूतर, लाली, रामू, पिंकी और गौरी कौवी, कालू और तोता सब अब एक बड़ा परिवार बन चुके थे। टेंट का वो घर अब प्यार और विश्वास का प्रतीक बन गया था। लाली ने अपने पति के बह जाने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुबह सुखी अंत जरूर होता है। बस हमें खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। लाली चिड़िया जंगल में सबसे अलग थलग एक बरगद के पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। जंगल के दूसरे पंछी हमेशा उस गरीब चिड़िया का मजाक उड़ाया करते थे। कालू भैया, मैं कब से यहाँ अकेली बैठी हुई हूँ, आप मेरे पास थोड़ी देर को रुक जाओ। हा हा हा, मैं कालू कौवा हूँ। मैं कालू कौवा किसी गरीब पंछी के पास नहीं बैठता। सुन ले चिड़िया, आज के बाद मुझे आवाज मत देना। ऐसे कुछ बातें सुनाकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये पंछी बहुत घमंडी है,
हमेशा अपने बड़े बड़े घरों पर और अपने अनाजदाने पर घमंड करते हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास जो कुछ है वो ही बहुत है। फिर एक रात लाली चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर सोई हुई थी कि तेज हवा चलने लगती है और तेज हवा से पेड़ की डाल टूट जाती है। लाली चिड़िया नीचे गिरती है और वो पेड़ की डाल लाली चिड़िया के ऊपर गिर जाती है। मैं तो इस डाल के नीचे दब गई हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। थोड़ी दूर कबूतर का घर था। चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर अपने घर से निकलता है और लाली चिड़िया के पास आता है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। चिड़िया, मैं तो कमजोर हूँ, अकेला हूँ, मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता, मैं किसी दूसरे पंछी को बुला कर लाता हूँ। कबूतर अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है, कौन है जो इस वक्त मेरी नींद खराब करने आ गया? कौन है? कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कालू, वो है ना गरीब लाली चिड़िया, वो पेड़ की डाल के नीचे दब गई है। चुप, अरे चुप कर जाओ, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सुबह होगी तो देख लेंगे। जाओ अपने घर जाओ, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन सुबह याद से आ जाना, वरना वो बेचारी मर जाएगी। कबूतर अपने घर चला जाता है। वो कबूतर ना जाने कहाँ चला गया। उसने कहा था कि वो लौट कर आएगा। मेरे पंख में दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मर रही हूँ। फिर सुबह हो जाती है। सारी रात लाली चिड़िया तकलीफ में गुजारती है और सुबह सवेरे ही कबूतर कौवे के पास जाता है। यार कौवे, वो गरीब है तो क्या हुआ, है तो पंछी, चलो हमें उसकी मदद करनी होगी। उसे वहां मरने दो। और हाँ सुन लो, अगर कोई भी पंछी उस चिड़िया की मदद करने गया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा। हवा फिर से चलती है और डाल हवा के जोर से दूसरी ओर पलट जाती है और लाली चिड़िया आजाद हो जाती है। हाय, मेरा पंख कितना अकड़ गया है। वो उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती और वापस जमीन पर बैठ जाती है। लाली चिड़िया दोपहर तक वहां ही बैठी रहती है और फिर उसका पंख सीधा हो जाता है। वो उड़ती है और नीले आसमान में उड़ती हुई दूर निकल जाती है। मैं गरीब हूँ, इसीलिए सब मुझसे नफरत करते हैं। मैं भी अमीर बनूंगी, मैं सबको अमीर बनकर दिखाऊंगी, फिर सब मेरी भी इज्जत करेंगे और मुझे अपना दोस्त बनाने का सोचेंगे। लाली चिड़िया फैसला करती है। लाली चिड़िया को इंसान के खेतों से चनों के कुछ दाने मिल जाते हैं। लाली चिड़िया चने के वो दाने लाकर जंगल में एक जगह बो देती है। उन दानों से कुछ दिनों बाद पौधे निकलते हैं, जो कि बड़े होते गए और उन पर चने लग जाते हैं। इस बार लाली चिड़िया सारे चने दोबारा बो देती है और अब उसका खेत बड़ा हो गया था। दूर दूर तक हरे भरे चनों के पौधे लहरा रहे थे। चिड़िया मेहनत करती गई और लाली चिड़िया के चनों की फसल पककर तैयार हो जाती है। लाली चिड़िया चने की फसल काटकर चने बोरियों में भरकर मंडी में ले जाती है और खूब मुनाफा कमाती है। लाली चिड़िया इस बार गेहूं की फसल उगाने का सोचती है और बाकी के पैसों से अपना एक सुंदर सा घर बना लेती है। मेरी गेहूं की फसल भी अच्छी हुई है। अगर मेरी यह फसल पककर तैयार हो जाए तो मुझे अच्छा मुनाफा मिलेगा। लाली चिड़िया बाजार जाती है और बाजार से खाद लाकर अपने खेत में मिलाती है। आहिस्ता आहिस्ता लाली चिड़िया की गेहूं की फसल भी पक जाती है। उधर कौवे के जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। कबूतर, मैं कल से भूखा हूँ, क्या तुमने कुछ खाया? कहाँ, मैंने कहाँ खाना खाया। खा लो कौवे, जब से तुमने चिड़िया को इस जंगल से निकाला है हम सब पर मुसीबत ही मुसीबत है। चुप, अरे चुप हो जाओ, पहले ही मैं भूखा मर रहा हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि तोता रास्ते में बैठा मीठा फल खा रहा था। कौवा तोते के पास जाता है। ओए तोते, मुझे दो ये फल। क्यों दूं ये फल? मैंने ये फल ढूंढा है, ये फल मेरा है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर दोनों के बीच आता है और उन्हें लड़ने से मना करता है। ऐसे आपस में लड़ने से सबका नुकसान होगा। हम ऐसा करते हैं,
हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। हो सकता है हमें वहाँ से दाना पानी मिल जाए। कबूतर का उपाय सबको पसंद आता है और सब अपने अपने घर में जाकर अपना अपना सामान बांधते हैं और कालू कौवा अपना बैग उठाकर बरगद के पेड़ पर आ जाता है। तोता और कबूतर भी वहां पहुंच गए थे। वो सब अपना अपना सामान उठाए दूसरे जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते थक जाते हैं। वो भूख के मारे थे और ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। अब तो मरना पक्का हुआ। हम सब मरेंगे, हम सब मरेंगे। वो देखो, वो वहाँ एक घर है। हम वहाँ जाकर अपना आसरा मांगते हैं। कभी जीवन में तो हमने मदद नहीं की, इसलिए अब कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। वो सब उड़ते हैं और उस घर के पास पहुंच जाते हैं। कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। लाली चिड़िया दरवाजा खोलती है। लाली चिड़िया को देखकर तीनों दोस्त अपना अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? क्या ये आपका घर है चिड़िया? हाँ, ये मेरा घर है और ये गेहूं का खेत भी मेरा है। सब कुछ यहाँ मेरा है। आप बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? लाली चिड़िया, हमारी मदद करो, वरना हम इस बारिश में मर जाएंगे। हमारे घर टूट गए हैं, जंगल में सूखा है, हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। कबूतर चुप था और वो शर्मिंदा भी था। कबूतर, तोते और कालू, आप तीनों कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को बारिश में भीगता हुआ नहीं देख सकती। आप सब अंदर आ जाएं। लाली चिड़िया तीनों को अपने घर के अंदर ले जाती है और उन सबको खाना देती है और चावल देती है और गरम गरम बिस्तर। बारिश का मौसम कौवे, कबूतर और तोते के लिए बहुत मुश्किल हो जाता अगर लाली चिड़िया उनकी मदद ना करती। ऐसे वो सब लाली चिड़िया से माफ़ी मांगते हैं और हमेशा मिलजुल कर रहने का फैसला करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद। लाली चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकलती है तो उसे रास्ते में कालू कौवा भी मिल जाता है। कहाँ जा रही हो लाली चिड़िया? कौवे भैया, मैं दाना ढूंढने जा रही हूँ। आगे बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो फिर दाना ढूंढने में मुश्किल होगी। मैं तो कहती हूँ आप भी पहले ही दाना ढूंढ लो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो लाली चिड़िया। बारिशों में दाना आसानी से नहीं मिलता। मुझे भी अपने साथ ही ले जाओ। मैं पिछली बार जब बुड्ढी काकी के पास गई थी तो उसका बेटा बीमार था। मैं उसके लिए जंगल से जड़ी बूटी लेकर आई थी। काकी ने मुझसे कहा था कि वो मुझे अगली बार मकई के भुट्टे देंगी। अगर आपके घर में टोकरी हो तो वो जाकर ले आओ। हम उस टोकरी में दाना डालकर ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे घर में है ना एक टोकरी। मैं अभी जाता हूँ और वो टोकरी लेकर आता हूँ। तुम यहीं मेरा इंतजार करो। कालू कौवा टोकरी लेने अपने घर चला जाता है। ये कहाँ मेरी टोकरी लेकर जा रहे हो? लाली ने कहा है कि उसे बूढ़ी काकी मकई का भुट्टा देगी। हम दोनों इस टोकरी में दाना डालकर ले आएंगे। सुनो पति जी, जब दाना तुम जंगल ले आओ तो सारा दाना खुद रख लेना। उस चिड़िया को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वो ही तो मुझे अपने साथ ले जा रही है। लेकिन टोकरी तो हमारी है ना, उसको तो बाद में कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। हमें तो मिलता ही नहीं। शाम को टोकरी भरकर दाना लेकर आना, वरना घर आने की कोई जरूरत नहीं है। कालू टोकरी उठाता है और लाली चिड़िया के पास जाता है। दोनों कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। माँ जी, आपने कहा था कि मैं आपको मक्के का भुट्टा दूंगी। हाँ लाली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लाओ, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं अंदर से मक्के के भुट्टे इसमें लेकर आती हूँ। वो बुड्ढी काकी अंदर जाती है और मक्के के भुट्टे टोकरी में डालती है। फिर वो टोकरी लाली चिड़िया को पकड़ा देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। अब आपका बेटा कैसा है? बेटा, वो अब ठीक है। अगर तुम समय पर जड़ी बूटी ना लाकर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर लाली चिड़िया और कालू कौवा बूढ़ी काकी को शुक्रिया कहकर वहां से चले जाते हैं। अपने जंगल जाकर कौवा और चिड़िया एक जगह बैठ जाते हैं। लाए कालू भैया, ये टोकरी मुझे दे दे। मैं हम दोनों में ये मक्के के भुट्टे बांट देती हूँ। क्यों? ये टोकरी तो मेरी है
और इस टोकरी का दाना भी मेरा है। कालू भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों ने पहले ही फैसला किया था कि दाना आधा आधा लेंगे। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद। टोकरी मेरी है तो इसमें मौजूद दाना भी मेरा ही हुआ ना। कालू कौवा वो टोकरी उठाता है और अपने घर चला जाता है और चिड़िया कौवे को जाता हुआ देखती रह जाती है। लाली चिड़िया खाली हाथ ही अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज आप भोजन नहीं लेकर आई? मेरे बच्चों, उस दुष्ट कौवे ने धोखे से मेरा सारा भोजन ले लिया। मैं तोते के पास जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा सा दाना दे देगा। लाली चिड़िया तोते के घर जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो लाली बहन, मेरे पास दाना है। तुम वो जाकर अपने बच्चों को दे देना। आज मैं जिस दिशा में दाना लेने गया था, वहाँ एक बहुत बड़ा सेब का पेड़ था, जिस पर बहुत मजे से मीठे मीठे सेब लगे हुए थे। हम दोनों कल वहाँ जाएंगे और सेब तोड़कर लेकर आएंगे। ठीक है तोते भैया, मैं कल आऊंगी। लाली चिड़िया तोते से दाना लेती है और अपने घर जाकर अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन लाली चिड़िया तोते के साथ सेब के पेड़ के पास जाती है। सेब के पेड़ पर बहुत मीठे मीठे लाल लाल सेब लगे हुए थे। लाली बहन, तुम अपने हिस्से के सेब तोड़ लो और मैं अपने हिस्से के सेब तोड़ लेता हूँ। और मैंने सुना है कि कल बहुत तेज बारिश होगी, फिर हम बार बार इस जंगल में नहीं आ पाएंगे ना। लाली चिड़िया और तोता सेब तोड़ते हैं और दोनों अपने अपने हिस्से के सेब घर ले आते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवे ने यहाँ मक्के के भुट्टों की टोकरी रखी थी। उन भुट्टों में कीड़ा लग जाता है और वो सारे मक्के के भुट्टे खराब हो जाते हैं। ये क्या हो गया कालू जी? अब तो इन भुट्टों का कोई फायदा नहीं। इनको खाकर हम अपना पेट ही क्यों खराब करवाएं? तुमने ही मुझे सारा दाना रखने को कहा था और देखो, ये हमारे काम का भी नहीं रहा। अब ज्यादा मुझे बातें मत सुनाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। लाली चिड़िया तो अब मुझे कुछ देगी ही नहीं। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोते तोते, ये जो तुम्हारे पास मीठे मीठे सेब हैं, इसमें से मुझे भी दे दो कुछ। मुझे और मेरी पत्नी को बहुत भूख लगी है। हमने कल से कुछ भी नहीं खाया और आज इतनी बारिश हो रही है कि कहीं दाना मिल भी नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक सेब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अच्छा, जल्दी बताओ, मुझे क्या काम करना होगा? मेरी घर की छत से पानी टपक रहा है। जल्दी से जाओ और केले के पेड़ के पत्ते तोड़कर लेकर आओ और मेरी छत पर लगा दो। पानी टपकना बंद हो जाएगा तो मैं तुम्हें सेब दे दूंगा। कालू कौवा जल्दी से उठता है और उसे पास ही में केले का पेड़ मिल जाता है। कालू कौवा उस पेड़ के पत्ते तोड़ता है और जल्दी से आकर घर की छत पर लगा देता है। कालू कौवे, ये लो सेब, और सारा खुद ही ना खा जाना, अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाना। कालू कौवा तोते से वो सेब लेता है और रास्ते में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। सारी मेहनत मैं करूं और सेब वो गौरी को भी खाए? मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सेब तो मैं ही खाऊंगा। कालू कौवा मजे मजे से सेब खाने लगता है। उधर गौरी कौवी अपने घर में कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कालू का बच्चा भी ना अभी तक नहीं आया, लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। गौरी तोते के घर जाती है और तोता उसे सब बात बता देता है और गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। उसे एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा दिख जाता है जो कि सेब खा रहा था। गौरी कौवी पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छा हुआ कि सेब मैं ही खा रहा हूँ, वरना उस काली कलोटी गोरी के पेट में जाकर तो ये सेब और भी काला हो जाता। अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हो? कौवा डरकर पीछे देखता है। गौरी, तुम यहाँ? तुम्हें तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर गौरी कौवी कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका धन्यवाद।